अध्याय 4 धारा 28। अध्याय 4 में हम पहुंच चुके हैं। धारा 28 की बात हो रही है और बात हो रही है उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की। 3 स्तर पर ऐसे आयोग होंगे, जिला, राज्य एवं केंद्र या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो धारा 28 में व्यवस्था है कि 3 स्तर पर होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिला उपभोक्ता विवाद, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग। यह है धारा 28 में। कौन करेगा? जितने भी प्रकार के आयोग या परिषद की स्थापना हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जो है एक अधिसूचना जारी करके करती है। तो चूंकि जिला स्तर पर है इसलिए इसकी जो स्थापना है ये राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके, अधिसूचना जारी कर करेगी। ध्यान देंगे, एक जिले में एक से अधिक आयोग संभव है, ये व्यवस्था दी गई है। एक से अधिक आयोग संभव है, इसकी व्यवस्था जो है अधिनियम में दी गई है। आयोग का जो है एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। ध्यान देंगे, एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होंगे। अभी इनकी नियुक्ति आदि जो होगी, ध्यान देंगे, इनकी नियुक्ति भर्ती का जो नियम होगा, पदावधि कितने समय के लिए होगी, किस प्रकार से ये जो है अपना पद त्याग करेंगे, ये सारे जो नियम हैं वो केंद्र सरकार तय करेगी। हालांकि इनके वेतन भत्ते आदि जो हैं वो राज्य सरकार देगी। तो इस पर आप ध्यान देंगे कि इनकी जो नियुक्ति, भर्ती के नियम, पदावधि और जो इनका त्याग पत्र संबंधी जो उपबंध है या संबंधी जो नियम है ये बनाएगी केंद्र सरकार। लेकिन जो वेतन भत्ते आदि होंगे, वेतन भत्ते आदि जो होंगे, वेतन भत्ते या फिर जो सेवा शर्तें हैं ये तय करेगी राज्य सरकार। तो इनका गठन होगा राज्य सरकार के द्वारा, वेतन भत्ते आदि भी राज्य सरकार देंगी। लेकिन अध्यक्ष सदस्य के नियुक्ति के लिए जो भी भर्ती के नियम हैं, उन कितने समय के लिए रह सकते हैं, त्यागपत्र किस विधि से होगी, ये सारे जो नियम हैं वो केंद्र सरकार तय करेगी अधिसूचना जारी करके। चलिए, अधिकारिता की हम बात करते हैं। क्या अधिकार होगा इस आयोग को? ये महत्वपूर्ण है। अधिनियम में 2019 का जो अधिनियम है उसके मूल रूप में इनकी जो अधिकारिता है वो वस्तु या सेवा के मूल्य, यानी जो डिस्प्यूटेड राशि है 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक यानी अधिकतम 1 करोड़, ये अधिकारिता, इतने मामले तक की सुनवाई जो है 1 करोड़ तक का यदि मामला बनता है
तो इसकी सुनवाई जो है जिला आयोग या फिर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जो है कर सकता है। ये व्यवस्था दी गई है अधिनियम में। लेकिन जैसा हमने कहा कि इससे संबंधित जो नियम है वो केंद्र सरकार जो है अधिसूचना जारी करके करेगी। तो जो अधिसूचना जारी हुई, ध्यान देंगे, अभी 30 दिसंबर 2021 को, ये इंपॉर्टेंट है, 30 दिसंबर 2021 को जारी अधिसूचना के द्वारा ये जो राशि है, ये जो अधिकारिता है, इसको 50 लाख तक निश्चित किया गया है। मूल अधिनियम में ये 1 करोड़ तक की थी, लेकिन अभी 30 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी करके इसको जो है 50 लाख कर दिया गया है। तो इसको ध्यान देंगे। अभी 2-3 कंडीशन देखते हैं अपन जिला आयोग में कि अगर अध्यक्ष या सदस्य का जो पद है वो रिक्त हो। कंडीशन देख रहे हैं हम। अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त हो उस दशा में। अब इनसे संबंधित, इस प्रकार के चीजों से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि क्या कंडीशन हो सकता है। तो अध्यक्ष या सदस्य का पद यदि रिक्त हो तो दूसरा जिला, चूंकि हर जिले में एक आयोग है, तो दूसरे जिले का जो अध्यक्ष है, ध्यान देंगे, वो वहां का कार्यभार संभाल सकता है, या फिर वहां जो सदस्य है उसको नियुक्त किया जा सकता है अध्यक्ष के लिए। अन्य जिले का अध्यक्ष या सदस्य जो है वो कार्यभार संभालेगा। जिला आयोग जो है, जब आयोग के पास कोई परिवाद जाएगा, परिवाद मतलब जो भी क्लेमेंट है, क्लेम करने वाला है, जब वो जिला आयोग के पास क्लेम लेकर जाएगा तो जिला आयोग जो है परिवाद को अस्वीकार कर सकती है। ध्यान देंगे, जरूरी नहीं कि हर परिवाद को वो ले एक्सेप्ट करे। जिला आयोग परिवाद को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकती है, दोनों कंडीशन है। परंतु कंडीशन ये है कि जो भी परिवादी है वो परिवादी को जो है, परिवादी को परिवाद फाइल करने के, यानी दायर करने के, परिवाद फाइल करने के 21 दिन के भीतर सुनवाई का अवसर देती है। यानी अगर वो अस्वीकार करती है तो क्यों स्वीकार किया जाए, ये सुनवाई में जो है परिवादी सहमत करेगा, आयोग को सहमत करेगा कि उसका जो परिवाद है वो क्यों स्वीकार किया जाए। ये 21 दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 21 दिन के अंदर अगर जिला आयोग किसी निश्चय पर नहीं पहुंचता तो ये ऐसा माना जाता है कि उसका जो परिवाद है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्या बोल रहे हैं कि अगर जिला आयोग इस बीच निर्णय नहीं कर पाता, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता, तो परिवाद स्वीकार माना जाएगा। सुनवाई जो होती है, जो सुनवाई होती है आयोग की, उसका बेंच बनता है। बेंच मतलब न्यायपालिका की भाषा में हम लोग बेंच बोलते हैं, मतलब एक कमेटी बनती है
अकेला जो है अध्यक्ष या फिर अकेला सदस्य जो है सुनवाई नहीं करता। सुनवाई की एक बेंच बैठती है जिसमें अध्यक्ष के साथ जो है कोई एक सदस्य होना आवश्यक है। तो अध्यक्ष और सदस्य की जो है ऐसी बेंच बैठती है जो सुनवाई करती है, और जो फैसले आदि लिए जाते हैं उनमें दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें, उससे पहले हम बात करते हैं कि सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद जो है फैसले दे दिए गए, फैसले पर दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि जो दिया गया फैसला है उसमें कोई त्रुटि हो और इसका पता जो है आयोग को पता चलता है खुद से, स्वप्रेरणा से, तो वो जो है उसका पुनर्विलोकन कर सकती है, या फिर जिसके खिलाफ ये आदेश दिया गया है उसको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है तो वो जो है निवेदन कर सकती है आयोग को, और आयोग जो है उसका पुनर्विलोकन करता है। पुनर्विलोकन मतलब फिर से, और ये होता है आदेश के 30 दिन के भीतर। आदेश के 30 दिन के भीतर या तो वो स्वयं से कर ले, स्वप्रेरणा से कर ले आयोग जो है कि हाँ भाई इसमें कुछ गलती है, इसमें सुधार की जरूरत है, या तो जो जिसके खिलाफ आदेश हुआ है उसके रिक्वेस्ट पर पुनर्विलोकन हो सकता है 30 दिन के भीतर। अपील का समय ध्यान रखेंगे, जिला आयोग जो भी आदेश देता है उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है राज्य आयोग में। और जब हम कह रहे हैं कि राज्य आयोग, तो राज्य आयोग से हमारा मतलब है कि उपभोक्ता विवाद, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य आयोग के समक्ष 45 दिन के भीतर, अभी इसमें कंडीशन है 45 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर जो है ये अपील किया जा सकता है। लेकिन जिला आयोग ने जो भी राशि अपने आदेश में लिखी थी उस राशि का 50% जो है उसको राज्य आयोग के पास जमा करना पड़ेगा अगर वो अपील करता है राज्य आयोग के समक्ष। ये हर केस में है। राज्य से जब हम लोग जाएंगे राष्ट्रीय आयोग में, तब वो राष्ट्रीय आयोग के पास वो राशि का 50% जमा करेगा जो राज्य आयोग ने आदेश दिया हो। राष्ट्रीय आयोग के बाद जब वो अपील करेगा उच्चतम न्यायालय में, तो उच्चतम न्यायालय के पास उस राशि का 50% कम से कम जमा करना पड़ेगा जो राष्ट्रीय आयोग ने अपने आदेश में लिखा है। तो ये क्रम जो है चलता रहेगा। अभी हम देख रहे हैं अगला, राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग। इसकी व्यवस्था है धारा 42 में, धारा 42। बताने की जरूरत नहीं है कि अधिनियम एक अधिसूचना जारी करके जो है इसकी स्थापना की जा सकती है। तो ये जो राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग होगा वो सामान्यतः राजधानी में होगा, राज्य की सामान्यतः राज्य की राजधानी में। हालांकि इसकी प्रादेशिक शाखाएं भी हो सकती है। शाखाएं जो है संभव है। अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे इसमें, अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। सीधे सीधे बात करते हैं अधिकारिता की। बाकी सारी चीजें उसी प्रकार की होंगी। अधिकारिता कितने तक के मामलों में ये सुनवाई कर सकता है? अधिसूचना जो अधिनियम है उसमें ये जो राशि है वो है 1 से 10 करोड़। 1 से 10 करोड़ तक, 1 से 10 करोड़ तक क्या, 1 से 10 करोड़ तक का जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, यानी वस्तु या फिर सेवा का मूल्य जिसके लिए आयोग के समक्ष जो है शिकायत की गई है, तो ये अधिनियम में दिया हुआ है। अधिनियम में, क्योंकि अधिनियम के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 30 दिसंबर 2021 की जो अधिसूचना है उसमें इन सब अधिकारिता को जो है परिवर्तित की गई है। तो ये जो 1 से 10 करोड़ की जो सुनवाई कर सकते थे इसको अभी 2 करोड़ तक कर दिया गया है।
महत्वपूर्ण है, 2 करोड़ तक। इसके अलावा इसका क्या अधिकार है कि जिला आयोग के विरुद्ध जो अपील है, जिला आयोग के विरुद्ध अपील, उसकी सुनवाई करने का अधिकार है इसको। और जिला आयोग में जो डिस्प्यूट जा ही नहीं सकता, जैसे जिला आयोग का तो कर दिया गया है ना, जिला आयोग 50 लाख तक की ही सुनवाई कर सकती है 31/21 की अधिसूचना से। तो 50 लाख से ऊपर की अगर कोई राशि आती है, डिस्प्यूट अगर आता है, तो वो ऑब्वियसली आएगा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पास। तो वो सुनवाई करना प्लस जिला आयोग के विरुद्ध जो अपील आएगी उसका सुनवाई करना, ये जो है राज्य आयोग का जो है अधिकार क्षेत्र का है। इसमें भी न्यायपीठ बैठेगी, जैसा उसमें हमने देखा न्यायपीठ बैठेगी। न्यायपीठ जिसको हम लोग बोल रहे हैं बेंच जो है बैठेगी, और उसमें अध्यक्ष या जो है एकाधिक सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष नहीं लिखना चाहिए, 1 से अधिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष भी हो सकते हैं, उसमें एकाधिक सदस्य होंगे। 1 से अधिक सदस्य जो है बैठेंगे बेंच में या न्यायपीठ में, और जिसकी जो अध्यक्षता है, अध्यक्षता वरिष्ठतम सदस्य करेंगे। न्यायपीठ की अध्यक्षता जो है उस बेंच में, उस न्यायपीठ में जो भी वरिष्ठतम सदस्य हैं वो करेंगे। फैसला जो है बहुमत से दिया जाएगा, ध्यान देंगे, क्योंकि 1 से अधिक सदस्य हैं, फैसला बहुमत से दिया जाएगा। अगर बहुमत पर नहीं पहुंचते हैं, बहुमत अगर नहीं बन पाती, मान लीजिए कि 2 सदस्य हैं और एक जन जो है दूसरे फैसला दे रहे हैं, दूसरे जो है उनसे सहमत नहीं है, 50-50% का अगर बन जाता है, तब जो अंतिम फैसला होगा वो अध्यक्ष करेंगे। और ये अंतिम जो फैसला है वो 2 महीने के भीतर करना जरूरी है। राज्य आयोग से अगर संतुष्ट नहीं होता है तो व्यक्ति जो है अपील करेगा। अपील की जाएगी जो राष्ट्रीय आयोग है वहां पर। राष्ट्रीय आयोग के समक्ष कंडीशन वही है कि राज्य आयोग ने जो भी राशि अपने आदेश में पटाने के लिए कहा है, उस राशि का 50% जो है राष्ट्रीय आयोग के पास जमा करना पड़ेगा, जो अपील करने वाला व्यक्ति है उसको। चलिए अगला हम देखते हैं राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग के बारे में दिया गया है धारा 53 में। राजधानी क्षेत्र में होगा ये सामान्य रूप से राष्ट्रीय आयोग जो है, और शाखाएं स्थापित कर सकता है। जैसे प्रादेशिक शाखाएं संभव थी राज्य आयोग के लिए, वैसे ही राष्ट्रीय आयोग जो है। चलिए यहां से देखते हैं राष्ट्रीय आयोग के बारे में। राजधानी क्षेत्र में हुआ करेगा ये सामान्य रूप से, आज के कंडीशन में दिल्ली, नई दिल्ली, और इसकी जो है शाखाएं, ब्रांचेस जो हैं संभव हैं, यानी शाखाएं इसकी खोली जा सकती हैं। अध्यक्ष होंगे और इसके साथ जो है अध्यक्ष के अलावा जो है 8 सदस्य होंगे। इसके अलावा अन्य कर्मचारी, अन्य अधिकारी भी हो सकते हैं। पदावधि क्या रहेगी इनके बारे में हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय आयोग के बारे में ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आयोग की जो पदावधि होगी, जो भी अध्यक्ष या सदस्य होंगे उनकी पदावधि होगी पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक, या अभी इसमें 2 कंडीशन है। अध्यक्ष के केस में 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले आ जाए,
और सदस्यों के केस में ये जो है इससे कम है, 3 साल कम, 67 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक। इसमें से जो भी पहले आए वो इनकी पदावधि होगी, जो भी पूर्व हो, जो पूर्व आए। चलिए अधिकारिता की बात करें हैं। अधिकारिता, क्योंकि अधिकारिता जो है सब में चेंज हुई है, हमने देखा अभी। जिला के केस में, जिला आयोग के केस में 1 करोड़ से 50 लाख, राज्य आयोग के केस में जो 1 करोड़ से 10 करोड़ था वो 2 करोड़ कर दिया गया। तो अब 2 करोड़ से अधिक का जो भी केस होगा, यानी अपना 30 दिसंबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार, लेकिन जो अधिनियम है उसमें तो ये जो अधिकारिता है वो दिया गया है 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से ऊपर। लेकिन फिर वही बात आती है, 30 दिसंबर 30/12/21 की अधिसूचना के हिसाब से ये जो अधिकारिता है इसमें कटौती कर दी गई है, 2 करोड़ से ऊपर की सुनवाई करेंगी। इसके अलावा क्या है कि राज्य आयोग के विरुद्ध जो अपील आएगी, के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा ये। केंद्रीय प्राधिकरण जब हमने देखा था तो वहां देखा था कि केंद्रीय प्राधिकरण के खिलाफ भी जो अपील होता है वो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष होता है। केंद्रीय प्राधिकरण, आयुक्त जो बैठता है वहां पर, जो कमिश्नर बैठता है, उसने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ केंद्रीय प्राधिकरण के विरुद्ध अपील है वो की जा सकती है राष्ट्रीय आयोग के समक्ष जो है। इसमें भी वही होगा, न्यायपीठ जो है, ध्यान देंगे ये सब सेम है। न्यायपीठ बैठेगी, 1 से अधिक सदस्य बैठेंगे, अध्यक्षता जो है वरिष्ठतम सदस्य करेंगे, फैसला बहुमत से होगा, अंतिम फैसला जो है 2 महीने के अंदर अध्यक्ष को करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित है कि अध्यक्ष का पद यदि रिक्त हो जाए, राष्ट्रीय आयोग का, राष्ट्रीय आयोग की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद यदि रिक्त हो जाए, अध्यक्ष का पद यदि रिक्त हो जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कौन जो है पदभार ग्रहण करेगा? तो राज्य आयोग का जो भी ज्येष्ठतम सदस्य है, ध्यान देंगे राज्य आयोग का अध्यक्ष नहीं, राज्य आयोग का जो वरिष्ठतम ज्येष्ठतम सदस्य है वो जो है पदभार ग्रहण करेगा। एक कंडीशन ये है, कंडीशन 1 कि राज्य आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य पदभार ग्रहण करेगा। पर ये पहला कंडीशन नहीं है, ये दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि अगर राष्ट्रीय आयोग के जो सदस्य हैं वो न्यायिक सदस्य हैं, मान लीजिए कि राष्ट्रीय आयोग के सदस्य न्यायिक सदस्य हैं या फिर वो जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, तब जो भी ऐसा सदस्य है ना, पहला कंडीशन पद रिक्त हो गया, तो पद रिक्त हो गया यदि इन सदस्यों में से 8 सदस्यों में से कोई जो है न्यायिक सदस्य हैं या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों, तो ये जो है पद संभालेंगे, तो पदभार ग्रहण करेंगे।
ये पहला कंडीशन है। राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए किसी फैसले के खिलाफ अपील। राष्ट्रीय आयोग के खिलाफ कोई फैसला दिया गया है, उसके विरुद्ध अपील जो है उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। आयोग के फैसले के विरुद्ध कहां की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में। लेकिन कंडीशन वही है जो जिला आयोग और राज्य आयोग के केस में था कि राष्ट्रीय आयोग जो भी कीमत अपने फैसले में लिखा होगा उस कीमत का 50% जो है उच्चतम न्यायालय में जमा करना पड़ेगा अपील करने वाले को। तो एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपील के केस में ध्यान रखेंगे, अपील के केस में जो है जिला आयोग के किसी फैसले की अपील जो है, जिला आयोग के खिलाफ जो है किसी फैसले की अपील हम लोग कर रहे हैं राज्य आयोग में, राज्य आयोग के खिलाफ किसी फैसले की अपील किया जा रहा है राष्ट्रीय आयोग में, और राष्ट्रीय आयोग के खिलाफ यानी उसके आदेश के खिलाफ अपील हो रही है उच्चतम न्यायालय में। ये क्रम है। इसके अलावा और किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय में या फिर किसी सिविल न्यायालय में इसके खिलाफ अपील की जा सकती है क्या? नहीं, और किसी में अपील नहीं की जा सकती। अपील का यही क्रम होगा, जिला, राज्य, राष्ट्रीय आयोग, उसके बाद उच्चतम न्यायालय। और कंडीशन वही है कि राज्य आयोग में जाने पर जिला आयोग ने जो राशि क्या बोलते हैं अपने आदेश में लिखी है उसका 50% जो है उसको राज्य आयोग में जमा करना पड़ेगा। राज्य आयोग के खिलाफ अगर राष्ट्रीय आयोग में जाएं तो राज्य आयोग ने जो कीमत, जो मूल्य लिखा हुआ है अपने आदेश में उसका 50% राष्ट्रीय आयोग में जमा करना पड़ेगा। और जब उच्चतम न्यायालय में जाएंगे तो राष्ट्रीय आयोग ने जो भी राशि निश्चित की होगी अपने आदेश में उसका 50% उच्चतम न्यायालय में जमा करेंगे। ये जो है इसकी प्रक्रिया है। शास्ति देखते हैं, शास्ति यानी कि दंड। अच्छा, उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि और किसी न्यायालय में अपील इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि ये जो आयोग हैं, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग, इनको स्वयं को जो है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति है। इनकी जो शक्ति है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, आयोगों की जो शक्ति है वो है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट या फिर दंडाधिकारी की शक्ति है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी शक्ति क्या है। तो आयोगों की जो शक्ति है, जिला, राज्य या फिर राष्ट्रीय आयोग, इनकी शक्ति है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की शक्ति है इनको। इसलिए इनके खिलाफ कोई भी जो सुनवाई है वो और किसी सिविल न्यायालय में नहीं की जा सकती। इसी क्रम से जो है सुनवाई या फिर अपील होती है। तो जो हमने जिला, राज्य, राष्ट्रीय आयोग देखे, इनके सदस्यों की अर्हताएं क्या होगी, उनकी योग्यताएं क्या होंगी, इनके बारे में अधिनियम में नहीं दिया हुआ है। इनके बारे में जैसा पहले भी हमने बताया, केंद्र सरकार जो है अलग से अधिसूचना जारी करके इनके बारे में नियम बना सकती है। तो ऐसी ही एक अधिसूचना जारी करके इनके बारे में नियम बनाई गई है। तो हम देख लेते हैं कि योग्यताएं जिला आयोग में देख लेते हैं। सदस्यों की योग्यताएं, अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताएं, अध्यक्ष या योग्यताएं। सबसे पहले हम देखते हैं जिला आयोग।
जिला आयोग। जिला आयोग का जो अध्यक्ष हुआ करेगा वो रिटायर्ड जिला न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए कम से कम। जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश रहा हो मतलब रिटायर्ड। ये अध्यक्ष की योग्यता हो गई। सदस्यों की योग्यताएं जिला आयोग के सदस्य बनने के लिए कि आयु कम से कम 35 वर्ष हो, आयु 35 प्लस हो, स्नातक हो, और आपके क्या बोलते हैं, विधि या प्रबंधन, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, विधि प्रबंधन आदि के क्षेत्र में कम से कम, आदि के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव हो। 15 वर्ष का अनुभव, ये सदस्यों की योग्यताएं हैं। ये 15 वर्ष ध्यान रखेंगे जिला आयोग के केस में। और साथ ही यह है कि जिला आयोग में कम से कम एक महिला सदस्य या फिर अध्यक्ष जरूर होगी। मतलब एक महिला सदस्य जरूर होगी, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में ही क्यों ना हो। ये सारे के सारे आयोगों में है ये कि कम से कम एक महिला जो है आयोग में हो, अब वो चाहे सदस्य के रूप में हो या फिर अध्यक्ष के रूप में। मतलब एक महिला होनी आवश्यक है, चाहे सदस्य के रूप में हो चाहे अध्यक्ष के रूप में हो। ये जिला आयोग हो गया। राज्य आयोग की अगर हम बात करें, राज्य आयोग आपको याद रखने में बहुत आसान होगा। जहां पर अध्यक्ष के लिए यहां पर जिला न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो रही, रिटायर्ड। राज्य आयोग में ये जो होगा उच्च न्यायालय, क्योंकि राज्य में होता है उच्च न्यायालय, तो अध्यक्ष जो है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश रहा हो मतलब रिटायर्ड। यही सारे कंडीशन जो है फिर आपके राष्ट्रीय आयोग में हो जाएगा कि वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। सदस्यों की अगर हम बात करें तो अभी राज्य में क्या हो जाता है सदस्यों में कि आयु जो है बढ़ जाती है। पहला कंडीशन कि आयु 35 वर्ष की जगह जो है 40 प्लस वर्ष हो, यानी 40 वर्ष से अधिक हो। दूसरा कि वो जिला न्यायालय का पीठासीन अधिकारी हो सकता है या रहा हो। जिला न्यायालय का पीठासीन अधिकारी रहा हो। और इसके अलावा या तो वो किसी न्यायाधिकरण में रहा हो, या जिला न्यायालय में अगर रहा हो तो जिला न्यायालय में उसको 10 वर्ष का अनुभव हो। जिला न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव, या अगर सामान्य अनुभव की बात करें, स्नातक, विधि, प्रबंधन, अन्य क्षेत्र में जो है, तो कम से कम 20 साल का अनुभव। इसके अलावा जो है विधि, प्रबंधन, लोक, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, लोक, उद्योग, किसी भी क्षेत्र में जो है, आदि क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव। ध्यान देंगे तो जहां अन्य क्षेत्रों में ये अनुभव 15 वर्ष का है, यानी जिला आयोग में, राज्य आयोग में ये अनुभव जो है 20 वर्ष का है। इसके अलावा सदस्य जो है 40 प्लस आयु का हो, 40 वर्ष से अधिक आयु का हो, जिला न्यायालय में जो है पीठासीन के पद पर रहा हो, या फिर
न्यायाधिकरण, किसी न्यायाधिकरण या जिला न्यायालय में उसको 10 वर्ष का अनुभव हो, ऐसा जो है बाद में नियम जारी कर अधिसूचना के द्वारा जो है बताया गया है। कंडीशन सब में यह है कम से कम एक जो सदस्य या अध्यक्ष है वो महिला होगी, ये सारे में है। इनका कार्यकाल जो होगा, अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्षों का होगा, या फिर इनका जो कार्यकाल होगा ये 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। जो भी पहले आ जाए, या तो उनकी उम्र ही हो जाए 65 वर्ष या फिर 4 वर्ष, जो भी पहले। अगर 65 वर्ष उम्र नहीं हो पाती है तो 4 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, और यदि 65 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेते हैं तो रिटायर हो जाएंगे। तो उनका कार्यकाल जो होता है 4 वर्ष की आयु तक होता है, 4 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। अपना जो इस्तीफा है ये राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे, यानी त्याग पत्र की अगर हम बात करें जिला राज्य आयोग की, तो त्याग पत्र जो है ये देंगे, त्याग पत्र देंगे राज्य सरकार को। अगर आयोगों की शास्ति की बात करते हैं, क्या दंड लग सकता है अगर जिला राज्य या फिर राष्ट्रीय आयोग के किसी आदेश का अनुपालन ना किया जाए? शास्ति, जिसको हम कहते हैं दंड। तो किसी भी मतलब जिला, राज्य या फिर राष्ट्रीय आयोग के आदेश के अनुपालन में असफल रहने पर तो ये जो है कम से कम 1 माह और अधिकतम 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। इसमें मिनिमम 1 माह से मैक्सिमम 3 वर्ष तक का कारावास। इसके अलावा 50,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना, और दोनों साथ में भी हो सकता है। यानी कम से कम 1 महीने की सजा से लेके 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। जुर्माना जो है कम से कम 50,000, मिनिमम 50,000 जुर्माने से लेके मैक्सिमम 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है एक साथ। आयोगों के अध्यक्ष अथवा सदस्यों की अनर्हता के जो भी मानदंड है वही है जो सामान्य रूप से किसी भी लोक सेवक के होते हैं, यानी कि मानसिक रूप से दिवालिया घोषित ना हो, अपराधी प्रवृत्ति के या फिर अपराध जिनके खिलाफ जो है दर्ज ना हो, किसी सेवा से बर्खास्त ना किए गए हों। इस प्रकार के जो क्राइटेरिया हैं वो आयोगों के सदस्यों के भी अनर्हता के लिए मानदंड हैं। चलिए अगला हम चलते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 धारा 74। धारा 74 ये उपबंध करता है कि केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके मध्यस्थता या फिर मध्यस्थता भी जिसको हम बोल सकते हैं मीडिएटर सेल की स्थापना कर सकती है। हम बात कर रहे हैं मध्यस्थता की। मध्यस्थता, इसी को आप मध्यस्थता भी बोल सकते हैं। मध्यस्थता का मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो बीच में जाकर जो है दोनों पक्षों को किसी बात के लिए, किसी फैसले के लिए राजी करना, ये है मध्यस्थता। तो धारा 74 के अनुसार केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके, जैसा
पूरे अधिनियम में हम देख रहे हैं किसी भी सेल, प्राधिकरण, किसी भी आयोग की स्थापना जो है केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके जो है एक राष्ट्रीय उपभोक्ता मध्यस्थता या फिर मध्यस्थता सेल की स्थापना कर सकती है। और राज्य एवं जिला स्तरों पर राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके राज्य मध्यस्थता सेल व जिला मध्यस्थता सेल की स्थापना कर सकती है। मध्यस्थता सेल का काम क्या होगा कि उपभोक्ता और जो भी विक्रेता है उसके बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको आयोगों में जाने के पूर्व या फिर आयोगों में जाने के पश्चात भी अगर आयोग उनको मध्यस्थता सेल को देती है, क्योंकि अब आगे हम देखेंगे कि ये जो मध्यस्थता सेल होते हैं, जैसे जो राष्ट्रीय मध्यस्थता सेल है वो राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत काम करेगा, राज्य मध्यस्थता सेल जो है राज्य आयोग, और जिला मध्यस्थता सेल जिला आयोग के अंतर्गत जो है काम करेगा। तो कोई डिस्प्यूट अगर आयोगों के पास गया और आयोग उसको मध्यस्थता सेल को देती है, तो मध्यस्थता सेल में जो भी पैनल है वो क्या काम करेगा कि दोनों पक्षों के बीच करार हो जाए, राजीनामा हो जाए, तब फिर उसको सुनवाई की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए किसी एक राशि पर दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं कि विक्रेता जो है इतनी राशि जो भी नुकसान हुआ है उसके बदले में सामने वाले को दे देगा, और लेने वाला यानी जो उपभोक्ता है उस पर राजी हो जाता है, तब तो फिर आगे कोई बात ही नहीं है। तो मध्यस्थता सेल का काम होता है मीडिएटर का काम करना, दोनों पक्षों को किसी फैसले पर राजी करना। कार्य क्या होगा? ये तो प्राथमिक कार्य हो गया जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। उसके अलावा क्या कार्य करेगा? तो मध्यस्थता सेल के जो कार्य होंगे, जो पैनल बनाया जाएगा ना मध्यस्थों की, तो पैनलीकृत मध्यस्थों की सूची, उनकी सूची रखना, जो मामले वो निपटाएगी उनका ब्यौरा रखना, पैनल द्वारा निपटाए मामलों की सूची, जो भी कार्यवाही होंगी उनका लेखा जोखा रखना, कार्यवाहियों का अभिलेख रखना, अन्य कोई भी जानकारी जो विनिमय या एक्सचेंज द्वारा कही जाए उनको रखना, अन्य कोई भी जानकारी जो विनिमय यानी एक्सचेंज द्वारा कही जाए। इसके अलावा जो उनका दैनिक डेटा है, रोज दिन का जो उनका क्रियाकलाप है, जो भी आंकड़े हैं उनको रखना। ये सारे जो है इनके काम होंगे। अब ये जो भी काम करते हैं उनकी रिपोर्ट भी जो है आयोगों को देनी रहेगी इसको। तो रिपोर्ट जो है मध्यस्थता सेल की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। एक तो जो है मासिक रिपोर्ट ये देगा राज्य या फिर केंद्र सरकार को जिससे वो संबंधित है।
जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है तो वो देगा राष्ट्रीय यानी केंद्र सरकार को, और राज्य या फिर जिला है तो राज्य सरकार को देगी मासिक रिपोर्ट। इसके अलावा त्रैमासिक रिपोर्ट यानी 3 महीना में एक बार त्रैमासिक रिपोर्ट जो है जिस आयोग से संबंधित है उसे, जिस आयोग से संबंधित है उस आयोग को भी देगा। यानी राज्य मध्यस्थता सेल है तो राज्य आयोग को, जिला मध्यस्थता सेल है तो जिला आयोग को त्रैमासिक रिपोर्ट देगा। इसके अलावा मासिक रूप से राज्य या फिर केंद्र सरकार को रिपोर्ट दिए जाएंगी। मध्यस्थों का जो पैनल होगा, इस पैनल का चयन कौन करेगा? जो भी पैनल बनाए जाएंगे मध्यस्थों का, इसका चयन जो है आयोगों की चयन समिति करेगी। पैनल का चयन जो है आयोगों में इसके बाबत एक चयन समिति बनेगी। वो जो है पैनल तय करेगी कि पैनल में कौन कौन बैठेंगे। इनका चयन जो है आयोगों की चयन समिति करेगी। अभी पैनल के जो सदस्य होंगे, पैनल पे जो बैठने वाले लोग होंगे, उनकी अर्हताएं क्या होंगी, उनकी योग्यताएं क्या होंगी, ये जो है विनियम द्वारा तय किया जाएगा। और ये विनियम जो हैं वो राज्य केंद्र सरकार द्वारा, सामान्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से जारी किए जाएंगे। तो जो पैनल के सदस्यों की योग्यता, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इनको फीस क्या दिए जाएंगे, मुफ्त में तो काम करेंगे नहीं ना भी पैनल वाले लोग, ये सब जो है विनियम द्वारा तय किए जाएंगे। और ऐसा विनियम जो है सरकार अधिसूचना जारी करके तय कर सकती है। इस पैनल का कार्यकाल कितने समय का होएगा? तो पैनल की जो अवधि होगी, पैनल की अवधि होगी 5 साल की। पांच वर्ष की होगी। मध्यस्थता या जो बीज बचाव है वो कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आयोगों की जो सेल होगी। मध्यस्थता कहाँ होगी? मध्यस्थता कहाँ होगी? मध्यस्थता होगी आयोगों के मध्यस्थता सेल में, क्योंकि ये आयोग के अंतर्गत है। इसके लिए एक सेल हुआ करेगी, तो आयोगों की मध्यस्थता सेल में जो है मध्यस्थता हो पाएगी। अब यदि कोई करार हो जाता है, यानी दोनों पक्ष किसी चीज पर अगर राजी हो जाते हैं, तो जो करार होगी उस करार पर दोनों पक्ष जो हैं क्या बोलते हैं, अपना सिग्नेचर करेंगे। करार होने पर दोनों पक्ष उसमें अपना साइन करेंगे। दोनों पक्ष करार पर हस्ताक्षर करेंगे। और ये जो करार है, ध्यान देंगे, इस करार के विरुद्ध जो है, इस करार के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि भाई आप तो राजी हुए हैं ना इस चीज पर, इस फैसले पर आप राजी हुए, तो इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती कहीं भी। तो एक केस हो गया कि करार हो गया, तब
मान लीजिए कि करार नहीं हुआ, जरूरी तो नहीं कि हर बार करार नहीं हो ही जाए। करार नहीं होने पर क्या करेगा, जो मध्यस्थता सेल है इसकी रिपोर्ट देगा आयोग को, यानी दोनों ही स्थिति में हालांकि रिपोर्ट देगा। करार हो जाने पर भी रिपोर्ट देगा आयोग को, करार नहीं होता है तो भी, दोनों स्थिति में जो मध्यस्थता पैनल है उसके द्वारा आयोग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके अनुसार जो है फिर आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तदनुसार आयोग कार्रवाई करेगा, फिर इसकी सुनवाई जो है आयोग करेगा। तो ऐसी एक मध्यस्थता सेल हुआ करेगी, इसके बारे में धारा 74 में दिया हुआ है, अध्याय 5। चलिए अब हम देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 उत्पाद दायित्व। बहुत सामान्य शब्दों में इसको समझिए। अगर कोई चीज उत्पादित की जा रही है, आप किसी चीज का अगर उत्पादन करते हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि उसकी जो क्वालिटी है वो सही हो, और उससे संबंधित आप जो है नैतिक जिम्मेदारी लें अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है। यानी आप कोई भी चीज़ उत्पादित करके ऐसे ही तो नहीं बेच सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसकी गुणवत्ता का, उसकी क्वालिटी का, कि इसका दुष्प्रभाव मत पड़े किसी पर। अगर आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की है तो उसकी वारंटी आदि आपको लेनी पड़ेगी। आपको उसके पैकेटिंग में दर्शाना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें सावधानी रखनी चाहिए इससे संबंधित। अगर कोई वारंटी का पीरियड आपने दिया हुआ है और उसके पहले अगर चीज़ जो है ख़राब हो जाती है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उससे संबंधित बहुत सारे दायित्व आपको लेने पड़ते हैं। ये सारे दायित्व जो हैं कहलाते हैं उत्पाद दायित्व। कहने का मतलब उत्पाद जो विनिर्माता है, उत्पाद बनाने वाला, उत्पाद विनिर्माता जो है दायी होगा, यानी जिम्मेदार होगा, यानी देने वाला होगा। किस कंडीशन में? यदि कि विनिर्माण में त्रुटि है, आपने जो मैन्युफैक्चर किया है उसमें अगर कोई त्रुटि है तो आप उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। डिजाइन में त्रुटि है, डिजाइन में त्रुटि है कहने से मतलब ये नहीं है कि अच्छा डिजाइन नहीं है। डिजाइन में त्रुटि है कहने का मतलब है कि किसी चीज का, किसी यंत्र का जो फिक्स डिजाइन होता है उसके अनुसार यदि उस यंत्र को ना बनाया जाए तो उसका फंक्शन जो है खराब हो सकता है। तो ऐसे किसी डिजाइन में, कपड़े उपड़े की डिजाइन से इसका संबंध नहीं है। डिजाइन में त्रुटि है, विनिर्देशों में विचलन है। विनिर्देशों में विचलन है मतलब आपने पैकेट में उसके बारे में जो लिखा है कि ये इस प्रकार से फंक्शन करेगा, इस प्रकार इसके गुण हैं, और वैसा नहीं पाया जाता तो जो विनिर्देश आपने लिखा है उसमें विचलन है, उससे डिफर है, उससे अलग है। तो ऐसे कंडीशन में, या आपने जो वारंटी लिखी है या वारंटी दी है उस वारंटी के अनुरूप नहीं है आपका जो प्रोडक्ट है, प्रयोग करने की, सही प्रयोग की चेतावनी, चेतावनी आदि के बारे में पर्याप्त सूचना जो है, आदि के बारे में पर्याप्त अनुदेश देने में असफल होते हैं यदि आप, मतलब विनिर्माता
इस सारे कंडीशन में जो विनिर्माता है, जो प्रोडक्शन करने वाला है, वो दायी होगा। कि एक तो आपने जो है फंक्शन में ही मैन्युफैक्चर में गड़बड़ी की है, उसके डिजाइन में अगर कोई गड़बड़ी की है, जो निर्देश, जो उसके बारे में गुण धर्म आदि लिखे हुए हैं आपके पैकेट में, उससे विचलन है, उससे डिफर है, वारंटी के अनुरूप यदि माल जो है प्रोडक्ट नहीं है, सही प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में अगर आपने पैकेट में ढंग से नहीं लिखा हुआ है, यानी उसके बारे में पर्याप्त अनुदेश देने में असफल हैं, इन सारे कंडीशन में उत्पाद विनिर्माता जो है दायी होगा, भले ही उसकी मंशा जो है सही रही हो। भाई क्योंकि ये सब होने से क्या होगा, जो खरीदने वाला होगा, जो भी उपभोक्ता होगा, उसको तो नुकसान हो गया ना। अब आपकी मंशा सही थी गलत थी इससे क्या मतलब है। तो ये सब करने में विनिर्माता दायी होगा, भले ही, ये पॉइंट ध्यान देंगे, भले ही उसकी मंशा जो है सही रही हो। उसी प्रकार ये तो विनिर्माता हो गया। विनिर्माता कौन है? जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो माल बना रहा है, जो वस्तुएं बना रहा है। उसी प्रकार सेवा प्रदाता भी जो है, ये तो पहला कंडीशन हो गया, उत्पाद विनिर्माता। उसी प्रकार से सेवा प्रदाता भी जो है सेवा प्रदाता भी दायी होगा। सेवा के बारे में हमने देखा था परिभाषा धारा 2 में, बहुत सारी परिभाषाएं जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि सेवा प्रदाता किसे कहा जाता है। तो बैंकिंग, टेलीकॉम, मनोरंजन आदि के जो प्रदाता हैं, ये आपके होटल आदि, ये सब जो है सेवा प्रदाता हैं। वो कब दायी होगा? यदि सेवा में कमी हो, सेवा में किसी प्रकार की कमी हो, यदि सेवा में कमी से मतलब जिस मूल्य की सेवा है उस मूल्य के अनुरूप यदि सेवा नहीं मिलती है या पूरी सेवा नहीं मिलती है, तो इसमें भी वारंटी के अनुसार यदि नहीं है, तो या इसमें भी जो है पर्याप्त चेतावनी सूचना जो है, पर्याप्त चेतावनी सूचना आदि देने में विफल अगर पाया जाता है सेवा प्रदाता, तब उसको जो है वो जो है दायी होगा, वो उसके लिए लायबल होगा, उसको उसका पेमेंट देना पड़ेगा, उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। विक्रेता भी जो है दायी हो सकता है। विक्रेता कौन है? विक्रेता जो उत्पाद का विनिर्माता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी वो मैन्युफैक्चर कर भी रहा है, प्रोडक्शन कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है। तो जैसे किराना दुकान वाले हैं या होलसेल जो है, वो खुद तो नहीं बनाता किंतु बेचता है, तो विक्रेता भी जो है दायी हो सकता है। तीसरा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, विक्रेता भी दायी होगा यदि उत्पाद में उसने छेड़छाड़ की हो। पैकेटिंग जो आप उसके पास आता है ओरिजिनली जिस प्रकार से आता है, उसमें अगर उसने छेड़खानी की हो, उत्पाद में जो है छेड़खानी की हो उसने, ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहा है जिसके विनिर्माता की पहचान नहीं है, यानी किस कंपनी का है, किसने बनाया है, इसके बारे में पता ही नहीं है, तो उससे अगर कोई नुकसान होता है तो उस व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं सकते, उसको लायबल करने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिस तक पहुंच ही नहीं सकते, तो ऐसी जो कार्रवाई वो होगी विक्रेता के खिलाफ होगी। यानी ऐसे उत्पाद का विक्रय जिसके विनिर्माता की पहचान न हो, यानी जिस तक पहुंचा ही ना जा सके, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर विनिर्माता की पहचान हो जाती है तो विनिर्माता तो दायी होगा ही, लेकिन उसके विनिर्माता का पता ही नहीं चले तो जो बेचने वाला है, जो विक्रेता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी।
उसके अलावा विक्रेता भी जो वारंटी देता है उसके संबंध में उस पर कार्रवाई हो सकती है। और ऐसे किसी उत्पाद जिसको विक्रेता ने बेचा हो, उपभोक्ता को हानि हुई हो और जिसका कारण जो है, इस हानि का कारण यदि विक्रेता होता है, यानी कहने का मतलब है कि किसी उत्पाद जिससे उपभोक्ता, क्रेता यानी उपभोक्ता को हानि हुई हो और किसी भी तरीके से इसका कारण जो है विक्रेता हो, तो इस कंडीशन में विक्रेता जो है दायी होगा। और ऐसी किसी वस्तु के विक्रय में भी विक्रेता दायी होगा जिसका विक्रय उसे नहीं करना चाहिए। कानून के तहत कोई प्रतिबंधित वस्तु है जिसका विक्रय उसे नहीं करना चाहिए, ऐसा विक्रय भी अगर वो करता है तो भी विक्रेता जो है दायी होगा। चलिए अब हम देखते हैं शास्तियों के बारे में। शास्ति यानी कि दंड। अब इस अधिनियम के तहत किस किस प्रकार का दंड है वो हम देखते हैं। विज्ञापन के बारे में दंड हम देख ही चुके हैं, हालांकि फिर से देख लेंगे। शास्तियों या फिर दंड के बारे में है अध्याय 7 में। तो अध्याय 7 इसमें हम देखने वाले हैं अपराध एवं शास्तियां। अपराध की प्रकृति क्या होगी और दंड किस प्रकार से होंगे। तो केंद्र प्राधिकरण, प्राधिकरण के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्राधिकरण, आयोग, परिषद, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। परिषद तो चूंकि सलाहकारी परिषद थी इसलिए वो कोई दंड या कोई आदेश वगैरह नहीं देती है। प्राधिकरण जो है, जो अथॉरिटी है, वो कोई आदेश देती है, या फिर जो आयोग हमने देखे वो जो है आदेश देती हैं। तो उन प्राधिकरण के पहला कंडीशन कि केंद्र प्राधिकरण, प्राधिकरण ध्यान देंगे केंद्रीय ही है, राज्य प्राधिकरण या फिर जिला प्राधिकरण नहीं है। तो केंद्र प्राधिकरण के निर्देश के विरुद्ध अगर कुछ किया जाता है यानी नहीं माना जाता, अवमानना अगर की जाती है, तब 6 माह तक की सजा प्लस या फिर ध्यान देंगे 20 लाख तक का जुर्माना। इसका मतलब 6 माह तक की सजा हो सकती है या 20 लाख का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ये केंद्रीय प्राधिकरण के निर्देश के विरुद्ध जाने पर जो है दंड है, शास्ति है। भ्रामक विज्ञापन के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। भ्रामक या फिर भ्रामक विज्ञापन के केस में हम देख ही चुके हैं 10 लाख तक का जुर्माना। सजा हमने नहीं देखी थी, 2 वर्ष तक की सजा, 2 वर्ष का कारावास भी उसमें हो सकता है, कारावास और प्लस 10 लाख जो है जुर्माना। इस 10 लाख जुर्माना के बारे में हम पहले भी देखे थे। 10 लाख का जुर्माना ये हो सकता है भ्रामक विज्ञापन पर, और प्रत्येक इसको दोहराने पर, यानी इसी केस में प्रत्येक पश्चावर्ती अपराध पर, एक अपराध के बाद अगर उसी अपराध को दोहराया जाता है तब 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और ये जो 10 लाख तक का जुर्माना है इसको बढ़ाकर 50 लाख तक किया जा सकता है। 50 लाख जुर्माना। भ्रामक विज्ञापन करने वाले व्यक्ति को एक बार सजा होती है, वो नहीं सुधरता और दोबारा यदि वो अपराध करता है तो जितनी बार भी वो, एक बार के पश्चात जितनी बार भी वो
अपराध करेगा उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है प्लस 50 लाख तक का उसको जुर्माना हो सकता है। ये जो सजाएं हो रही है इनका संज्ञान जो है केवल सक्षम न्यायालय द्वारा हो सकता है। का जो संज्ञान है केवल सक्षम न्यायालय द्वारा हो सकता है, इनके द्वारा लिया जा सकता है। अपद्रव्यों का यदि भंडारण, उत्पादन या फिर विक्रय किया जाता है। अपद्रव्य कहने से मतलब ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में ये प्रमाणित है कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, कानून में जो निषिद्ध हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है जिनसे सेहत पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसे द्रव्यों का उत्पादन, संग्रहण एवं विक्रय जो है इसके खिलाफ हम कह रहे हैं अपद्रव्यों का उत्पादन या भंडारण या विक्रय के केस में या इनको बेचे जाने के केस में। अभी देखिए इससे क्या हो सकता है कि ऐसे अपद्रव्यों से उपभोक्ता को कई प्रकार की हानि हो सकती है। यानी पहला कंडीशन कि उपभोक्ता को हानि होने पर, ये सामान्य हानि की बात हुई, तो उपभोक्ता को यदि इससे हानि होती है तो 6 माह कारावास प्लस 3 लाख जुर्माना। ये सामान्य हानि पर। दूसरा कंडीशन घोर अपहानि पर, घोर अपहानि यदि होती है, ये जो है आयोग तय करेंगे कि किस कंडीशन के बाद जो है अपहानि है, किस कंडीशन के बाद जो है घोर अपहानि है। तो घोर अपहानि यदि होती है तो उस कंडीशन पर ये जो 6 माह का कारावास है वो जो है 1 साल के कारावास में हो सकता है, 1 वर्ष कारावास प्लस 3 लाख जुर्माना। तीसरा कंडीशन घोर अपहति। अपहति का मतलब होता है चोट, हर्ट होना। शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। हर्ट होना, चोट, हर्ट होना। तो घोर अपहति यदि होती है ऐसे चीजों से उपभोक्ता को, तो उस कंडीशन में जो सजा है वो हो सकती है 2 से 7 साल, 2 से 7 वर्ष का कारावास प्लस ये जो 3 लाख का जुर्माना है ये 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और इससे भी अधिक यदि मृत्यु हो जाए, उपभोक्ता की मृत्यु यदि हो जाती है ऐसे किसी प्रोडक्ट के कारण, तो उस कंडीशन में जो है 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है। इसके अलावा जो है 10 लाख से अधिक का जुर्माना हो सकता है।
तो ये सारे कंडीशन आप याद रखेंगे। सामान्य यदि हानि होती है तब उस कंडीशन में तो 6 माह का कारावास है, 3 लाख का जुर्माना। अगर घोर अपहानि होती है तो 1 वर्ष का कारावास और 3 लाख का जुर्माना। अगर अपहति होती है यानी हर्ट होते हैं, चोट पहुंचती है शारीरिक या मानसिक, तो ऐसे कंडीशन में ये जो कारावास है वो 2 से 7 वर्ष का हो सकता है और जुर्माने की रकम जो है 5 लाख तक का हो सकती है। और यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है और 10 लाख से अधिक का जुर्माना जो है आरोपित किया जाता है। घोर अपहति या उपभोक्ता की मृत्यु के केस में जो जुर्माना होगा, जो अपराध होगा, यानी ये जो अपराध होगा 2 केस में, घोर अपहति के केस में या फिर उपभोक्ता की मृत्यु के केस में जो अपराध होगा वो होगा संज्ञेय और गैर जमानती, अजमानती। अन्यथा केस में जो अपराध होगा वो संज्ञेय होंगे, जमानती होंगे। लेकिन ये 2 केस में जब घोर अपहति होती है या फिर उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में जो अपराध की प्रकृति होगी वो संज्ञेय होगी और अजमानती होगी, यानी कि इस पर जमानत नहीं मिलेगा। इसी अध्याय में जो है नकली माल से संबंधित उपबंध भी जो है दिए गए हैं। नकली माल, नकली माल का यदि उत्पादन, भंडारण या विक्रय किया जाता है और इससे यदि उपभोक्ता को घोर अपहानि होती है, उपभोक्ता को अगर होती है घोर अपहानि तो घोर अपहानि के केस में नकली माल से जो सजा होगी वो होगी 1 वर्ष कारावास प्लस 3 लाख जुर्माना। अगर उपहति होती है, उपहति मतलब चोट होती है, तो उस कंडीशन में ये जो है 7 वर्ष कारावास प्लस 5 लाख। तो ये तो दोनों ही केस में सेम है, ध्यान देंगे। 7 वर्ष तक का कारावास, 5 लाख जुर्माना घोर अपहति के केस में, दोनों ही कंडीशन में। और उपभोक्ता की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो है 7 वर्ष तक की सजा, इसमें आजीवन कारावास का नहीं है, प्लस 10 लाख जो है जुर्माना। ये नकली माल के संबंध में दिया गया है। और इसमें भी घोर उपहति या फिर उपभोक्ता मृत्यु के केस में जो अपराध होगा वो अपराध होगा संज्ञेय एवं अजमानती। ऐसा हो सकता है कि कोई अधिकारी जो है, चूंकि इस अधिनियम में ये उपबंध किया गया है कि यदि ऐसे किसी वस्तु आदि का पता चलता है जिसके बारे में कलेक्टर जो है छानबीन कर सकता है या आयोग जो है छानबीन के लिए भेज सकता है, या उसमें हमने देखा था कि जो अथॉरिटी है उसके पास एक अन्वेषण खंड है महानिदेशक के अध्यक्षता में, तो ऐसे जांच और खोजबीन के लिए जो है किसी अधिकारी को भेजा जा सकता है जो भी ऐसा करने के लिए अधिकार संपन्न है।
तो ऐसा संभव है कि ऐसा अधिकारी जो है जबरदस्ती जानबूझकर व्यापारी को परेशान करने के लिए ऐसी जांच करता है, ऐसा संभव है। इससे बचने का भी उपाय, इससे संरक्षण का उपाय भी जो है इस अधिनियम में दिया गया है, धारा 93। धारा 93, धारा 93 जो है ये किसी अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार पर तंग करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा तंग की जाने वाली, तंग करने वाली तलाशी के विरुद्ध है। तो यदि ऐसा पाया जाता है कि अधिकारी ने जो है बिना किसी आधार के सिर्फ तंग करने के लिए जो है, या हो सकता है कुछ इसके विरुद्ध कुछ लाभ लेना चाह रहा हो अधिकारी, और ऐसे किसी काम के लिए किसी अधिकारी द्वारा यदि तलाशी ली जाती है तो इसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, इस अधिनियम में दिया गया है। और ऐसा अगर पाया जाता है तो उस अधिकारी को जो है 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, प्लस एक वर्ष कारावास प्लस 10,000 तक का जो है जुर्माना उस अधिकारी पर हो सकता है। ये इस अधिनियम में उपबंध है। अध्याय 8 जो है प्रकीर्ण के नाम से है। प्रकीर्ण मतलब विस्तार। उसमें फिर बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत बहुत सारी जो चीजें हैं उनका विस्तार क्या किया गया है। उसमें मुख्य रूप से यदि हम जानना चाहें तो एक तो ये है कि जो ई कॉमर्स है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भी अगर कोई व्यापार किया गया है तो ऐसा व्यापार भी जो है उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्रय विक्रय की श्रेणी में आएगा। इनके खिलाफ भी जो है आप उपभोक्ता संरक्षण में जा सकते हैं। और दूसरा कि इस अधिनियम के तहत जितने भी आयोग हैं, परिषद हैं, प्राधिकरण हैं, उनके जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे वो लोक सेवक समझे जाएंगे। ऐसा इस अधिनियम में जो है उपबंध है। तो यहां पर हम समाप्त करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। परीक्षा की दृष्टि से आपको जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो ये है कि जो आयोग हैं उनकी शक्तियां क्या है, उनके अधिकार कितने कितने हैं, उनके खिलाफ अपील जो है किस क्रम से होता है, कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ये जो 50% रकम रखने का जो नियम है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है जो अध्यक्ष सदस्य हैं उनकी योग्यता या फिर उनका जो कार्यकाल है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको ये सब तैयार करने में आपकी मदद करेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।